Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 13 जून 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का ही हम डिस्कशन करेंगे। अननेसेसरी जो न्यूज है उन सभी का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो यहां पर अगर हम बात करें पेज नंबर फर्स्ट पर जो न्यूज है वो है कर्मचारी एंड नियोक्ता। मींस अगर कर्मचारी है कोई भी कहीं किसी जगह, यहां पर देखो ये केस कहां से आया, कोरोना वायरस की वजह से ये पूरा जो मामला है वो उठा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कर्मचारी थे वहां जो काम करते थे उनको पैसा कम दे रही थी। तो इसी बात को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चला और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसीजन दिया है कि कर्मचारी एंड जो नियोक्ता मींस जो कर्मचारियों को कार्य देते हैं, मींस जो कंपनी है जो कार्य देते हैं, आपस में सुलझाए वेतन विवाद। मींस अगर लॉकडाउन की वजह से आप चाहते हो कि वेतन आपको कम मिलेगा और कर्मचारी चाहते हैं कि वेतन हमें पूरा मिले, जो जबकि नियोक्ता मींस जो एम्प्लॉय का देने का काम करते हैं वो चाहते हैं कि आपको इतना वेतन अभी नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन था। तो ऐसे अगर मुद्दे हैं तो दोनों आपसी सहमति में सुलझाएं, इनको कोर्ट कचहरी में ना लेकर जाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा डिसीजन है या एक अच्छा डिसीजन है। अब इसमें क्या होगा कि साथ ही कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान 50 दिनों का वेतन नहीं देने वाले कंपनियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी इन्होंने कहा है कि अगर कोई 50 दिन का वेतन नहीं दे रहा है, कहां से कंपनियां देगी, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी कारण क्या होगा, कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कंपनी देना चाहती हो तो क्या कर सकते हैं, आप आपस में ऐसे मामलों को सुलझा सकते हो बातचीत के द्वारा। तो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ऐसे मामले अगर बातचीत के द्वारा ज्यादा सुलझा लिए जाए तो बेटर है। केवल और केवल इतना सा याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है जो विवाद थे कंपनी एंड जो कर्मचारी विवाद है। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई विवाद आता तो आप इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा, इसका एग्जांपल उस विवाद को लेकर भी कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये विवाद में ऐसा निर्णय दिया था तो इस विवाद में भी ऐसा निर्णय दे सकती है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जिसको याद रखोगे। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बस ये कहा है कि दिल्ली के हालात दहलाने वाले हैं। मींस जो जहां पर क्वारंटाइन किया गया लोगों को उसके आसपास ही क्या मरीजों के शव पड़े हैं, गवर्नमेंट को ध्यान नहीं है, ये सभी बड़ी प्रॉब्लम है। पीएम अनलॉक 1 पर करेंगे मुख्यमंत्री से बातचीत, कोई काम की न्यूज नहीं है, जस्ट कई बार बातचीत कर चुके हैं। तो ये सब बातचीतें चलती रहती है ऑनलाइन, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी। यहां पर छोटे कारोबारियों को जीएसटी फाइलिंग में बड़ी राहत। तो ये जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, यहां से देखना हमारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्मला सीतारमन जी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री यहां पर कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक हुई। तो ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है और कौन अध्यक्षता करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी काउंसिल। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी काउंसिल पर। जीएसटी काउंसिल ये रहा आप सभी की स्क्रीन के सामने। तो ये है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी परिषद जिसका अध्यक्ष कौन है, ये देखो पहले यहां पर जीएसटी काउंसिल क्या है। यहां यह परिषद जीएसटी काउंसिल यह वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को क्या देती है, सिफारिश करती है। और यह संवैधानिक निकाय है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी परिषद जो है वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय। क्या है, संवैधानिक निकाय। इसे 101वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 279(1)(a) में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। मींस जो पहला अगर यूपीएससी में पूछे या किसी स्टेट पीसीएस में पूछे
तो जीएसटी जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, आर्टिकल कौन सा 279A, इसी के तहत इसको बनाया गया है। दूसरा, तीसरा, इसमें सदस्य जो है वो सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री और राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री, कुल मिलाकर 31 सदस्य इसमें होते हैं। तो 28 राज्य और जहां पर 3 में विधानसभाएं हैं, कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो यहां पर विधानसभाएं तीनों में, तो इनके 3 के 3 ये मिलाकर प्लस 28, तो 20 जो 31 है सदस्य वो इसके राज्यों से हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है, डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के कि जीएसटी काउंसिल है उसमें सदस्य के रूप में केवल राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि जो यूनियन टेरिटरीज है उनको नहीं मिला हुआ। ऐसा स्टेटमेंट बना देगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यहां पर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज मींस स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज दोनों को ही क्या मिला हुआ है? दोनों को ही यहां पर सदस्यता मिली हुई है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्ष कौन रहता है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी क्या है? अध्यक्ष। और एक केंद्रीय, ये एक संघीय निकाय है, मींस यहां पर केंद्र और राज्य को दोनों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, इसलिए संघीय निकाय है। इसमें मतदान की प्रणाली क्या रहती है ये मैं बता देता हूं कि अगर इसमें कोई भी डिसीजन होता है उसके लिए 3/4 प्रेजेंट प्लस वोट का मतदान होना चाहिए। मींस कोई भी प्रस्ताव 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4 × 100 अगर करें तो यहां पर ये कितना हो गया? 425 एंड ये 30, तो 75% मतदान होनी चाहिए, तब जाकर कोई डिसीजन होगा। तो 75 मतदान होना चाहिए, मींस 3/4 बहुमत होना चाहिए किसी भी मत को पारित करने के लिए। और यहां पर अगर बात करें किसको कितना मत मिला हुआ है, कितना बहुमत, तो केंद्र सरकार को 1/3 बहुमत मिला हुआ है, जबकि राज्य सरकारों को सभी को मिलाकर कितना है? 2/3 वोट मिले हुए हैं। जीएसटी परिषद के कार्य क्या है कि ये क्या करता है? केंद्र और राज्यों को, केंद्र और राज्य जो है सरकारें, जीएसटी परिषद का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश देती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर और अधिशुल्क जिन्हें जीएसटी में समाहित किया जा सके, तो किन करों को समाहित किया जा सकता है और किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के अधीन लाया जा सकता है या फिर जीएसटी के अधीन छूट दी जा सकती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक संवैधानिक निकाय है, 101वां संविधान संशोधन, आर्टिकल कौन सा? 279A। उसके बाद कितने राज्य? पूरे 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें सदस्य हैं। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें करता है और ये संघीय निकाय है। मतदान इसमें 75% मतदान चाहिए, मींस 3/4, और इसमें केंद्र को मिला हुआ मतदान 1/4, 1/3 वोट, और जबकि राज्यों को मिला हुआ है 2/3 बहुमत इनको मिला हुआ है। तो एक छोटा सा पॉइंट था, एक छोटा सा टॉपिक था जो कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, इसको आप याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। यहां पर आगे अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो पेज नंबर 1 पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। एक छोटा सा याद कर सकते हो कि अभी कल ही हमने देखा था NIRF। तो NIRF क्या था इसको यहां देख लेना, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। NIRF तो ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका दायरा अब गवर्नमेंट बढ़ाएगी और ये जारी कौन करता है? रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था कि इसने रैंकिंग जारी की थी, कल ही हमने देखा था। और उस रैंकिंग में मद्रास IIT मद्रास है उसका पहला स्थान था, फर्स्ट था। इसीलिए अब ये क्या करेगा, यहां पर इसके लिए कहा गया कि अब वर्ल्ड में भी यूनिवर्सिटी को शामिल करेगी, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी को शामिल करेगी। और हमने कल ही देखा था कि ये जब ये रैंकिंग दायरा करती है तो उसमें शिक्षण कैसा है, किसी जगह शिक्षक कैसे हैं, वहां की रिसोर्सेज कितना है, लोगों की वहां तक पहुंच कितनी है, इन सभी बातों को आधार बनाया गया था रैंकिंग निकालते समय। कल का ही टॉपिक है, आप कल के टॉपिक को समझने के लिए वापस कल का जो न्यूज था 12 जून उसको थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये सभी टॉपिक्स थे यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एक यहां पर पहली बार $5 अरब हुआ विदेशी मुद्रा। तो हम इसको पेज नंबर 10 पर नहीं पढ़कर हम इसको यहीं पढ़ेंगे,
कि ये क्या है पूरा मामला। कोरोना वायरस के समय विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसको लेकर एक अच्छी खबर है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है पहली बार 500 अरब डॉलर वो हो गया है, मींस 500 बिलियन डॉलर। तो ये इतना हो गया है। और इसके ये होता क्या है विदेशी मुद्रा भंडार, ये यहां से हम देखेंगे, ये न्यूज हम यहां से पढ़ेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। तो ये अच्छा न्यूज है, आप सभी को समझना चाहिए, आप सभी को ये आना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है यहां समझना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ए एसेट मींस संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। हेल्ड ऑन रिजर्व मींस इसे भंडार के रूप में रखा जाता है। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जो एक संपत्ति है जिसे भंडार के रूप में रखा जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा, इन फॉरेन करेंसीज। मींस यहां समझना पूरी लाइन क्या कहना चाहता है हिंदी में। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये एक संपत्ति है देश के लिए जो रिजर्व के रूप में रखा जाता है। सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, हमारे लिए आरबीआई है सेंट्रल बैंक। फॉरेन करेंसीज के रूप में मींस विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे यहां भंडार रहता है जिसको कौन मेंटेन करके रखता है? आरबीआई। लेकिन समझने वाली बात यहां जो है, इसमें केवल विदेशी मुद्रा ही शामिल नहीं, इसमें बॉन्ड भी शामिल किए जा सकते हैं, इसमें ट्रेजरी बिल भी शामिल किए जा सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी शामिल की जा सकती है। मींस यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां बॉन्ड भी शामिल किए जा सकते हैं, यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी शामिल की जा सकती है और यहां ट्रेजरी बिल, टी बिल, ये भी शामिल किए जा सकते हैं। ये सभी गवर्नमेंट जो बाहर की गवर्नमेंट रहती हैं वो अपने उधार लेने के लिए जारी करती है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट इनको खरीद लेती है और बाहर की गवर्नमेंट को उधार दे देती है, समझना इनके द्वारा क्या हो रही है, एक गवर्नमेंट है और एक दूसरी गवर्नमेंट है। बाहर की गवर्नमेंट ने जारी किया इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट इसके बदले पैसे दे देती है और इनकी इन सभी को रख लेती है। तो ये भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट किए जाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जनरली हम समझते हैं कि केवल सोना, कुछ और चांदी वगैरह जो ये है सभी यही केवल क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर हेल्ड इन यूएस डॉलर। ज्यादातर जो रिजर्व है वो यूएस डॉलर के रूप में शामिल रखे जाते हैं। ये क्यों रखे जाते हैं? दिस एसेट्स सर्व मेनी पर्पज। इसका रीजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बट आर मोस्ट सिग्निफिकेंटली हेल्ड टू एंश्योर, जो मेन इसका सबसे प्रमुख जो कारण है और उसका सबसे बड़ा जो फायदा वो क्या है? सेंट्रल बैंक हैज बैकअप फंड्स इन दी इफ दी इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व नेशनल करेंसी रैपिडली डिवेल्स एंड बिकम ऑलटुगेदर इंसॉल्वेंट। ये लाइन क्या कहना चाह रही है, इसको मतलब समझना कि ये फॉरेन रिजर्व क्यों रखा जाता है। इसका रीजन है कि हमारा जो पैसा है यहां पर जो नेशनल करेंसी है, हमारा जो रुपए है नेशनल करेंसी के रूप में रैपिडली डिवेल्स मींस डिवेल्यू उसकी हो जाती है। तो डिवेल्स जो होता है रैपिडली मींस अगर प्रेजेंट में $1 के बराबर कितना है 65 के आसपास रुपए हैं। अगर सोचिए $1 के बराबर अगर हमारा 100 रुपए हो जाए मींस तेजी से हमारे रुपए का मूल्य क्या है वो गिर गया। तो इसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक के लिए ये जो रिजर्व है ये काम आता है, ये रिजर्व काम आता है। इस रिजर्व में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन से आइटम्स है जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं? पहला है इसमें फॉरेन करेंसी, अगर बाहर की कोई मुद्रा है तो इसमें शामिल की जाती है, जैसे डॉलर, और कोई मुद्रा भी हो सकती है, पौंड हो सकता है, यूरो हो सकता है। दूसरा गोल्ड, हमारे पास जितना भी गोल्ड है सरकार के पास वो इसका पार्ट है। तीसरा स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट का मतलब क्या होता है? एसडीआर, ये आईएमएफ की मुद्रा है, आर्टिफिशियल करेंसी है किसकी? आईएमएफ की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की मुद्रा है, विच यूजेज देम फॉर इंटरनल अकाउंटिंग पर्पज। यहां समझना एसडीआर क्या होती है, किसकी मुद्रा है? आईएमएफ की। अगर हमारे पास एसडीआर है, हमारे पास जितना आईएमएफ की मुद्रा होगी वो भी इसमें काउंट होगी। इस आईएमएफ की जो मुद्रा है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें 5 मुद्राओं को शामिल किया जाता है, वो है यूएस का डॉलर, यूरो और जापान का येन, चाइना का युआन और ब्रिटिश का पाउंड। मींस 5 देशों की मुद्राओं को शामिल करके एक बास्केट बनाई गई है, 5 मुद्राओं को शामिल करके, और इस मुद्रा के आधार पर एसडीआर जो है उसकी वैल्यू काउंट होती है। साथ में रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कोई भी देश जब सदस्य बनता है, तो उसको मिनिमम कुछ पैसा जो रहता है, कुछ पैसा वो जमा करवाना पड़ता है। तो भारत ने जितना पैसा इसमें जमा करवा रखा है वो भी इसका पार्ट है, किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यहां समझना कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ सकते हैं?
कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ सकते हैं, यहां पर करेंसी हो सकती है किसी देश की, हमारा गोल्ड हो सकता है, एसडीआर, और जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो हमारा रिजर्व है वो सभी। साथ में यहां पर बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है। इनको सभी को मत भूलना। तो ये सभी मिलकर हमारा जो देश है उसका क्या बनाते हैं, ये सभी मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाते हैं। तो ये टॉपिक पेज नंबर 10 पर भी है। हम इसका डिस्कशन वहां नहीं करेंगे, हमने यहीं पर इसका डिस्कशन कर लिया है। तो ये समझना आप थोड़ा सा। अब चलते हैं हम अगेन, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वहां पर चलते हैं। अगेन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहां पर हम चलते हैं। पेज नंबर सेकंड पर नेशनल कैपिटल, यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। नो नीड टू डिस्कस न्यूज ऑफ द पेज नंबर सेकंड। अगेन हम चलते हैं पेज नंबर थर्ड पर भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। भारत और अमेरिका की सहिष्णुता हो रही गई। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडाज है, पॉलिटिकल न्यूज है। नो नीड टू डिस्कस। तो अगेन हम चलते हैं, यहां पर सारी न्यूज जो है वो सभी क्या चल रही है, वो सभी राजनीति से संबंधित चल रही है। कोरोना को चुनौती, कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, ये हमेशा कोरोना के लिए एक पेपर में केवल एक ही न्यूज कोरोना से संबंधित है। यहां पर अगेन हम बात करें, जंग जारी है, जंग कोरोना से फिर वही चल रहा है। यहां पर अगेन हम बात करें, यहां पर पेज नंबर 6, कोरोना की लड़ाई अभी नहीं रुकी पढ़ाई। तो ये ऑनलाइन पढ़ाइयां चल रही है, उसके बारे में कहा गया है। यहां पर पेज नंबर 7 पर शिक्षक भर्ती परीक्षा हाई कोर्ट, नो नीड, किसी राज्य का मामला है तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पर राजनाथ ने लद्दाख व कई राज्यों में एलएसी की स्थिति की समीक्षा। तो एलएसी का पूरा मामला क्या है हमने पहले भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स, हमने कई दिनों से इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगेन अगर इस आर्टिकल को देखें तो इसमें फिर वही नाम लिए गए कि रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख, उसके बाद कई राज्य जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी एलएसी है, पर भारत की समग्र सैन्य तैयारियों की समीक्षा की है कि अभी तो पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में ही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बाद में हो सकता है कि उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना अपना इन्फिल्ट्रेशन कर दे। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है कहां पर है, पैंगोंग तसो, पहले कई बार हमने पढ़ा है। अगर आप पहले के मेरे वीडियोस देख रहे हो लगातार तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गोलान घाटी, उसके बाद धमचोक, दौलतबाग ओल्डी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 5 सप्ताह से अधिक से गतिरोध जारी है। तो ये समझना, दोनों पक्षों ने गतिरोध के बाद उत्तरी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के साथ अतिरिक्त सैनिकों को क्या किया है, कम किया है। और पहले तैनात ज्यादा किया था, लेकिन अब कम करने ऊपर बात हो रही है। तो जो एक्स्ट्रा तैनाती है उसके कारण दोनों पे आर्मीज में क्या हो रहा है, तनाव। तो ये सभी बातें हैं जो हमने पहले भी देखा था कि कहां पर पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। पूर्वी लद्दाख जहां पर आप देखोगे कि पिछले महीने की शुरुआत में गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया कि भारतीय सेना पैंगोंग तसो, गलवान घाटी, दमचोक, दौलतबाग ओल्डी सभी क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के द्वारा आक्रामक मुद्रा से निपटने के लिए दृढ़ रवैया अपनाएगी। और इसीलिए हमने भी लड़ाकू विमान, सैन्य उपकरण वहां पहुंचा रही है तोपों के साथ इंडियन आर्मी। ये सभी पहले भी हमने बातें की थी, पहले भी हमने डिस्कशन किया था। आप लोगों को अब ये सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप अब आप लोगों को ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर यहां पूरा कहानी फिर हम देखें आज थोड़ा सा फास्ट, तो आप लोगों को अब काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर अगर बात करें लद्दाख, यहां पर लद्दाख जो एरिया है, लद्दाख एरिया, वहां पर पूर्वी लद्दाख में अगर लद्दाख को हम देखें, आप सभी के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या समझ में आएगा, उससे संबंधित हम डिस्कशन करने से पहले क्या देखेंगे, इसको देखें। यहां पर है हमारा लद्दाख, यहां पर लद्दाख है। लद्दाख को अगर देखें तो ये है अब लद्दाख। यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके है इसको छीन लिया था 1947 में पाकिस्तान के द्वारा। यहां पर अक्साई चीन है। तो ये जो बाउंड्री है इसका नाम है एलएसी, जो अक्साई चीन वाला एरिया जो चाइना से लग रही है, और जो पाकिस्तान से लग रही है इसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर हमारी सेना हमेशा -50 टेम्परेचर तक यहां पर गश्त करती है। तो यहां है यहां पर है गोलान घाटी, यहां पर हॉट स्प्रिंग, और यहां पर है हमारा पैंगोंग तसो लेक, जहां पर क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है। अगर यहां पर फिर देखें तो ये गोलान घाटी जो अभी न्यूज में आया था, यहां पर है पैंगोंग तसो लेक, यहां पर है पैंगोंग तसो लेक। और ये जो एरिया है गोगरा रीजन,
यह है घोघरा रीजन, या फिर इसी को हम बोल रहे हैं क्या, हमारा हॉट स्प्रिंग रीजन। तो यहीं पर क्या है, दोनों आर्मीज के बीच में पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। जो सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम ये है हमारा, ये सिक्किम का अगर मैप है पूरा, तो सिक्किम में यहां पर नाकुला रीजन है, नाकुला रीजन, यहां पर भी चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच में क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ। तो ये भी समझने वाली हमारे पास एक न्यूज थी। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि कहां कहां पर ये पूरा स्टैंड ऑफ चला हुआ है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहां पर अक्साई चीन है और ये लद्दाख। अब क्या हुआ है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट था इसका हमने जम्मू कश्मीर के नाम से एक अलग विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बना दी है, जबकि लद्दाख है, लद्दाख को हमने क्या बना दिया, अलग से यूनियन टेरिटरी। और यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जो ईस्ट वाला एरिया, ये वाला ईस्ट वाला एरिया, यहां पर प्रॉब्लम चल रही है। यहां पर दौलत बेग ओल्डी है, दौलत बेग ओल्डी जो नाम आया है वो कहां है, यहां पर जो पूर्वी जो लद्दाख है उसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पर क्या है, दौलत बेग ओल्डी। तो ये सभी न्यूज थी जो हमको डिस्कशन करना था। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, या आप लोगों को अब अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी न्यूज पर, नेक्स्ट हमारी न्यूज पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 8। तो कोरोना के बाद की दुनिया, इन भाई साहब ने जो भी लिखा है ठीक है, बट हमारे को जो देखना है कि कोरोना के बाद की दुनिया क्या होगी। तो इन्होंने सिंपल से पॉइंट्स लिखे हैं, आप पढ़कर छोड़ सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन सभी पॉइंट्स का डिस्कशन करें। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कोरोना के बाद की दुनिया, वहां पर मैं आपके कुछ पॉइंट्स बताता हूं, बढ़िया बढ़िया अच्छे वाले पॉइंट्स, वो आप याद रखोगे। यहां पर इस पेज पर एक तो कोरोना के बाद की दुनिया हम देखेंगे, एक जन संवाद के नए दौर में देश कोई काम का नहीं है, आप इसे एडिटोरियल के छोड़ सकते हो। केदारनाथ घाटी पर मंडराता खतरा, प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक सकते, ये पहले ही हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अमेरिका में अश्वेतों की ऐतिहासिक अनदेखी, यहां पर पूरा हिस्ट्री लिख दी है इन्होंने। इन्होंने क्या किया, पूरा हिस्ट्री लिखा है कि कौन से टाइम में कौन सा एक्ट बना अमेरिका में, क्या किया। और आपने देखा होगा कि हम पहले भी एक बार एक एडिटोरियल का डिस्कशन कर चुके हैं। हम हमारे देश के जो एक्ट हैं, हमारे देश के जो एक्ट हैं उन्हीं को याद कर लेंगे, वही काफी है एग्जाम के लिए। फालतू में हम इन एक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। तो इन चक्कर में नहीं पढ़ना, कोई एक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एस्वेत, मैंने पहले भी बताया था कि व्हाइट बर्डन्स थ्योरी जो पहले चली आ रही थी इंडिया में, और साथ में एस्वेतों के साथ ही जो प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा। ई कोर्ट की राह में मुश्किलें, तो ई कोर्ट वाला जो मुद्दा है इसको हम देखेंगे कि राह में मुश्किलें कौन कौन सी हो सकती है। अगर हम इन दोनों पॉइंट का डिस्कशन करें, फर्स्ट कौन सा, कि कोरोना के बाद की दुनिया क्या होती है। देखो, एक यूपीएससी लेवल का, एक स्टेट पीसीएस कलेक्टर लेवल का आपको आंसर अगर लिखना है, अगर एक यूपीएससी कैंडिडेट का लेवल का आंसर लिखना है, तो यहां पर क्या होगा, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसे होगी। तो फर्स्ट यहां पर सभी देश क्या करेंगे, एक तो उनका जो मेडिकल है या हेल्थ है, इसके ऊपर काम करेंगे। हो सकता है वो उसमें डेवलप मैन्युफैक्चरिंग करें, या फिर बाद से इंपोर्ट को कम करें, ये होगा। दूसरा सेकंड जो पॉइंट होगा कि अब देश क्या करेंगे, जो बहुत सारी संस्थाएं, जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाओं के बारे में दोबारा विचार करेंगे कि क्या ये संस्थाएं, इनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो सुधारों की तरफ देश बढ़ेंगे। तीसरा जो हो सकता है कि जैसे पहले किसी देशों में फ्रीली हम आ जा सकते थे, यूरोप के देशों में हम आ जाते थे, यूरोप से हमारे देश में आ जाते थे, तो अब क्या होगा, जो रिफ्यूजी हैं उनको लेकर जो नीतियां बनेगी वो कठोर बनेगी, कि अब कोई देश से दूसरा देश में जो लोग आएंगे, आने जाना, वो कठोर नीतियां बनेगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। साथ में अगर हम चाइना की बात करें, चाइना, तो चाइना ज्यादा यहां पर मार्केट कैप्चर कर सकता है, क्योंकि इस फायदा उठाएगा, चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो डॉक्टरों के लिए, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, इन सभी को लेकर क्या करेगा, चाइना का मार्केट मिलेगा नया। दूसरा यहां पर चाइना को लेकर क्या होगा, यहां पर और जो देश हैं, देश के बीच में जो कोऑपरेशन था विभिन्न, जैसे यूरोपियन यूनियन को ले, तो कोऑपरेशन यहां देखने को कम मिला है। तो आगे आने वाले समय कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जाए, मींस सहयोग कैसे बढ़ाया जाए ऐसे संस्थानों में, उसको लेकर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत रहेगी। आगे अगर हम बात करें इंडिया को लेकर बात करें, तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हुई कि हमने इंपोर्ट जो था
उसको कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि अगर इंपोर्ट हम करेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री साहब ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना ला दी। तो हम इंपोर्ट को कम करने की सोचेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और हमारे जो लोकल जो इंडस्ट्री है उसको हम बढ़ावा देंगे। इंडिया में ये चेंज हो सकता है। इंडिया में और चेंज क्या होगा, हमने देखा जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जितने भी लेबर थे, श्रमिक, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उनको लेकर हम जो प्रवासी माइग्रेशन को लेकर जो रूल है, माइग्रेशन को लेकर जो एक्ट है, उनमें हमको सुधार की जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे, जब भी कोई ऐसा लॉकडाउन हो या माइग्रेंट वर्कर्स के साथ शोषण ना हो, उसके लिए हम उनके लिए एक्ट बनाएं, उनके लिए न्यूनतम आवास जो उनके लिए जरूरत है, और खाना, ये सभी का हम क्या करें, उनके लिए प्रबंधन करें। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में और क्या होगा फ्यूचर में आने वाले समय कि जनरली जो लॉकडाउन है उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारियां होती है तो उसके कारण हमारा जो ई एजुकेशन हो या ई गवर्नेंस, ये सभी तेजी से बढ़ेंगे। आपने देखा होगा ई अकाउंट जितना भी आज लेन देन करते हैं तो ई बैंकिंग के थ्रू करते हैं। सोचिए अगर नेट से जुड़े हुए नहीं रहते, ये डाटा इतना सस्ता नहीं होता भी, तो कंपनियां लूट लेती लोगों को, लूट लेती पूरा पैसों से। तो ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम ई एजुकेशन ले रहे हैं, ई गवर्नेंस कर रहे हैं, ई बैंकिंग कर रहे हैं। तो ये सभी आने वाले समय में जो ई बैंकिंग है वो सभी मिस ऑनलाइन जितने भी काम होंगे वो सभी बढ़ेंगे। तो ये सभी मेन पॉइंट्स हैं जो इस लेवल का आर्टिकल लिखा जाना चाहिए। ये आर्टिकल लिख देते हैं चिंटू मिंटू टाइप का। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको क्या करना है, आर्टिकल्स उस लेवल के रहने चाहिए जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहे। कहीं से भी कोई भी आर्टिकल लिख दे, इट मींस ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ें और यूपीएससी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगेन हम यहां देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा यहां पर, ये है ई कोर्ट के सामने राह में चुनौतियां। तो ई कोर्ट क्या होता है, मैं यहां पर पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ई कोर्ट होता क्या है। पहले क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता था, यहां पर पूरी चेयर्स लगी हुई है। जनरली जो हम सिंपल देखिए ई कोर्ट क्या होता है, और जो नॉर्मल कंडीशन रहती है कि यहां पर क्या है, सामने चेयर्स लगी हुई है पूरा, यहां पर एक जज साहब बैठे हैं, यहां पर एक महिला खड़ी रहती है मूर्ति के रूप में जिसके आंख के ऊपर काली पट्टी बंधी हुई रहती है, और यहां पर जज साहब बैठ जाते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं एक डंडे के साथ, जब बातचीत ज्यादा करते हैं लोग तब। तो ये यहां पर चेयर्स लगी हुई है और लोग सामने से यहां देखते रहते थे। यहां दो कटकरे खड़े रहते हैं, एक तरफ मुलजिम को लाया जाता है, दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति रहता है अपोजिशन उसको, और यहां पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। इनको ये सुनता रहता है ध्यान से, और लास्ट एंड फाइनल में क्या करता है, अपना डिसीजन सुना देता है। लेकिन इसकी जगह क्या हो कि यहां पर ना तो ये कुर्सी पर बैठेगा, यहां ना ये ऐसे आएंगे, ना यहां पर लोग होंगे। इसकी जगह क्या होगा, यहां पर जज साहब बैठे हैं कुर्सी लगाकर, और यहां जज साहब के सामने एक लैपटॉप रखा है। उस लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया मैंने, एक पार्टी ए थी और दूसरी पार्टी बी। अभी जज साहब के यहां स्क्रीन पर दिख रहा है पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर 2, और जज साहब सामने बैठे हैं। जज साहब इनका मुकदमा सुन रहे हैं कानों से, और हाँ भाई तुम बोलो अब, फिर इसको हाँ तुम रुको अब तुम बोलो, तो ऐसा बोल के सुन रहे हैं और बाद में अपना डिसीजन सुना दिया। एक तरीका यह है। तो यह है ई कोर्ट, जिसमें ऑनलाइन सुनवाई होगी, ई कोर्ट। तो देखो ये ऐसे मामले कब चल सकते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल है टैक्स का कोई मामला हो, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के चालान है, ऐसे कोई मामले हो तो सिंपल मामलों में तो चल सकते हैं। लेकिन ऐसे मामले जहां मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, या फिर कोई और बड़ा मामला हो, तस्करी का मामला हो, ड्रग का मामला हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, ऐसे मामलों को ई कोर्ट में सुलझाना उतना आसान नहीं होता। और साथ में इंपॉर्टेंट, अगर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले हमको इंटरनेट जो नेट है, नेट की सुविधाएं हमको बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नेट हाई स्पीड वाला होना चाहिए। ये सभी बात बीच बीच में क्या होगा, बीच बीच में आप समझना, आपने मूवीज देखी होगी काफी, यहां पर जो जज साहब बैठा रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जज साहब,
और ये जज ये बोलता है, ऑर्डर करता रहता है कि तुमने अदालत का टाइम खराब किया है, और अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है, किसी को अदालत का समय खराब करने के कारण ये सजा दे सकता है। लेकिन यहां क्या है, यहां चेयर लगा के बैठा है और ये वेट कर रहा है नेट का। यहां पर एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति आ ही नहीं रहा, ये पूछ रहा है दूसरा क्यों नहीं आया, वो दूसरा बोल रहा है कि अभी उसका नेट सही नहीं चल रहा, बफरिंग हो रही है, शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, तो ये वेट करता है। पहले ये क्या होता था, यहां पर ये गुस्सा हो जाता था, यहां पर अगर इसका टाइम खराब होता तो यहां क्या होगा, ये हंस देगा कि क्या करूं, अब तो नेट का प्रॉब्लम है, यह निराश होगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अब यहां टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, साथ में बफरिंग हो, और जो निर्णय यहां हो सकते थे आरोप प्रत्यारोप के द्वारा, उतना निर्णय सटीक यहां नहीं हो, ऐसा हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इस अगर हम ऐसा लाएं तो इसके लिए हमारे पास हाई स्पीड नेट हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, ब्रॉडबैंड नेट जो हो वो हो, साथ में जितना भी कंप्यूटर की सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं हो लोगों तक, और लोगों को ऑनलाइन में कैसे मुकदमा लड़ेंगे उसके लिए अवेयरनेस हो, उनको पहले उसका प्रशिक्षण दिया जाए, तभी जाकर ये पॉसिबल है। साथ में जो इंपॉर्टेंट है, इसको लागू कहां किया जा सकता है, ई कोर्ट को कहां यूटिलाइज किया जा सकते हैं हम। अभी तो लॉकडाउन है, इसकी वजह से ई कोर्ट चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कहां उपयोग कर सकते हैं, अगर कोई टेररिस्ट है तो उसके लिए हम इसको कर सकते हैं। उसके लिए कर सकते हैं। साथ में कोई दुर्दांत जो डेंजर कोई भी अपराधी है उसको यहां पर यूज कर सकते हैं। साथ में अगर कोई विकलांग है उनके लिए ई कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि विकलांग कोर्ट तक नहीं आ सकता, दुर्दांत अपराधी है, ये टेररिस्ट है, कहीं भाग ना जाए, अगर जेल से लेकर हम उनको कोर्ट तक लेके जा रहे हैं तो कोर्ट तक हो सकता है कि वो बीच में कहीं रास्ते में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो वहां पर इन सभी को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना स्टार्ट करो। आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ रहता है वहां तक बंद के नहीं रहना है, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ वहीं तक आप अपनी सोच के दायरे को बांध कर नहीं रखना है। यह आपको एक यूपीएससी जो के तहत आपको सोचना है। यहां पर पेज नंबर 10 पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है, बस हमारा ये न्यूज था कि पहली बार $500 बिलियन वहां विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। हमने पहले भी कर लिया इसके बारे में डिस्कशन, तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब नहीं है। पेज नंबर 11, ट्रंप झुके लागू होंगे पुलिस सुधार। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो ऐश्वेत हत्या हो गई थी, ऐश्वेत हत्याकांड जॉर्ज फ्लॉयड, उसको लेकर अब वहां पर पुलिस सुधार होंगे, क्योंकि पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब पुलिसों के लिए यहां पर नियम बन गए। क्या नियम बने वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया से रिलेटेड होता तो हम पढ़ते भी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है क्या, यहां पर समझना, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है H1B वीजा पर लोग लगा सकता है अमेरिका। H1B वीजा, तो ये H1B वीजा क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका बस हम डिस्कशन करेंगे। H1B वीजा क्या है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो इसको समझना। H1B वीजा क्या होता है, यहां क्या होता है, अमेरिका में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, अगर अमेरिका में काम करना चाहता है तो गैर प्रवासी मींस जो वहां पर नहीं रहते लोग, ऐसे कर्मचारियों को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अब अमेरिका में कार्यरत कोई भी व्यक्ति होगा तो अमेरिका में कार्यरत कंपनियों में यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है। वहां जो कंपनियां हैं वो ऐसे लोगों को दे सकती है जिनकी अमेरिका में कमी हो, ऐसे कर्मचारियों को। और इस वीजा के लिए कुछ शर्तें हैं कि पहले स्नातक किया होना चाहिए व्यक्ति, ग्रेजुएशन, विशेष योग्यता हो उसके पास, और साथ में ऐसे कर्मचारी का मिनिमम जो वेतन है वो $60,000 होना चाहिए। 60,000 मीन्स 40,000 सालाना उसकी जो आय होनी चाहिए, तभी जाकर ये वीजा दिया जा सकता है। यहां जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीजा को लेकर वो क्या है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता आसान कर देता है। H1B वीजा धारक 5 साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, कहां, अमेरिका के लिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना चाहिए कि H1B वीजा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहां पर आगे यहां पर चलते हैं पेज नंबर 12। तो यहां पर पेज नंबर 12 पर
हाल ही में फायरिंग हुई है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा पर, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। टिड्डियां, टिड्डी हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्रास होपर के कारण कहां कहां से आती है, हॉर्न ऑफ, यहां से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से चलती है, सऊदी अरेबिया में एंटर करती है, यमन में एंटर करती है, वहां से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हैं इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा बाड़मेर, जैसलमेर वहां तक, और अभी तक तो यूपी तक पहुंच गई है। तो ये पूरा क्या था, इसका हमने मैप के द्वारा देखा था कि कहां से कहां टिड्डियां आती है, और इसके कारण एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ये सभी हमने डिस्कशन किया। अगेन जो नेशनल न्यूज है, मानसून आ गया बंगाल में, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर इस पॉइंट को लिख सकते हो कि असम में आपने देखा होगा कि एक तेल के कुएं में आग लग गई थी, तेल के कुएं में आग लग गई थी। तो वहां पर काफी मात्रा में जो जीव है, यहां पर जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है वो है डिब्रू सिखोवा। कई बार न्यूज में आता है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि असल के तेल के कुएं में जो आग लगी थी उसके कारण क्या हुआ है, वहां पर जैव विविधता को खतरा, क्योंकि उसके आसपास ही क्या है, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के अलावा डिब्रू सिखोवा बायो रिजर्व भी है, क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसलिए डिब्रू सिखोवा में से याद रखना एक नेशनल पार्क भी है, यहां पर काफी मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। तो इस कारण यहां पर देखना जैवमंडल डिब्रू सिखोवा, जैवमंडल बायोस्फीयर डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, और यहां मोगुरी मोटापुंग वेटलैंड। यहां वेटलैंड क्या होता है, जहां पर पानी से भरे हुए जगह रहती है या दलदली भूमि रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड। तो यहां पर काफी मात्रा में मछलियां, जीव जंतु पाए जाते हैं पानी वाले। तो इसलिए ये क्या है, जमीन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहां पर आप याद रखना धान के खेत तबाह हो गए, यहां पर धान के खेत तबाह हो गए, इसके कारण भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं पर भी ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स। तो कहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर कहीं पर भी होता है, तो उसके कारण हमारे यहां पर प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि सर कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन से पेपर में आएगा, तो आज से हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में मींस कल से हम क्या करेंगे ये भी आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर ये टॉपिक किस जीएस पेपर से संबंधित है और जीएस पेपर के भी किस टॉपिक से संबंधित है, और क्या इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर फ्यूचर में पूछा जाएगा तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये सभी हम डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 14, जो आजकल यहां पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, यहां पर कोई ऐसी न्यूज नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी न्यूज थी जिनका हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। तो यहां से समझना कि आज हमने जो न्यूज डिस्कशन की है 13 जून 2020, यहां पर हमने चाइना है और इंडिया, यहां का पूरा ये मामला देखा कि कहां कहां पर अक्साई चीन है, कहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओके, ये पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को बोलते हैं, लद्दाख कहां है, जम्मू कश्मीर, इन दोनों को नया बना दिया। कहां पर प्रॉब्लम चल रही है, गलवान वैली, यहां पर हॉट स्प्रिंग और यहां पर पेंगोंग लेक, ये हमने देखा। सिक्किम में डोकलाम, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सिक्किम में भी नाकुला रीजन, वहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। यहां पर कौन सी जगह है, इस मैप के द्वारा आप देख सकते हो, यहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों आर्मीज के बीच में। उसके बाद हमने ई कोर्ट के बारे में पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। मेरा जो लेवल है वो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस में मैं सीधा बता देता हूं, स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्ट हमारा जो लेवल रहता है, मेरा कोशिश रहता है कि लेवल हमारा डायरेक्टली जो टॉप रैंकर्स हैं, या तो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी, इन रैंक की जो पढ़ाई होनी चाहिए दोनों में, उसी रैंक की मैं क्या कर रहा हूं, आपके साथ डिस्कशन करता हूं। अगर सिंपल डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और हम इन रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमेशा हमारा लेवल क्या होना चाहिए, हाई लेवल रहना चाहिए, तभी जाकर हमको समझ में आएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, जीएसटी परिषद, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सा संविधान संशोधन, क्या ये संवैधानिक निकाय है, क्या इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सभी तो आप अपने अनुसार भी, स्टेट पीसीएस में कोई क्वेश्चन आता है अगर वन लाइनर, तो आप इजीली कर दोगे, इजीली आपसे हो जाएगा। यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमसे छूट गया है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी न्यूज में यहां पर आया है, एक न्यूज था जहां पर बाल श्रम, आप देखना बाल श्रम को लेकर एक प्रॉब्लम आएगी। बाल श्रम, अगर हम देखें न्यूज को दोबारा, यहां पर
तो बाल श्रम वाला एक टॉपिक था यहां पर, वो छूट गया है, उसको लेकर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि यहां पर यस। तो लाखों लोगों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय बाल श्रम, लाखों लोगों को बाल श्रम में धकेल सकती है महामारी। कौन सी महामारी? तो यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, क्या क्या है जो आपको याद रखना है कि फर्स्ट तो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की संस्था है। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप उसका मेंबर है, मींस ये यूनाइटेड नेशन है उसकी संस्था है। पहली बार ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, ठीक है। इसमें 187 मेंबर है, आउट ऑफ 190 जो 3 है उसमें से 187 मेंबर इसमें शामिल हैं। मोटो क्या है इसका मेन काम क्या है कि पीस रहे पूरे वर्ल्ड में, वर्क के लिए जो एक अच्छा एनवायरनमेंट है वो बन के रहे। इसका जो कार्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये हमेशा याद रखोगे कहां पर है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मींस किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम करता है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, मींस जो संयुक्त राष्ट्र का जो इकोनॉमिक मींस आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है उसके तहत ये काम करता है। 1919 में वर्साई की ट्रीटी हुई थी, जिसमें पहली बार वर्ल्ड वार के बाद में तब इसका कॉन्सेप्ट आया था, तब इसको बनाया गया था। बाद में 1946 में इसे यूनाइटेड नेशन जो बना था यूएनओ, उसकी एक विशिष्ट एजेंसी इसको बना दिया गया। द ऑर्गेनाइजेशन वोन, इसको नोबेल प्राइज भी मिला 1967 में, जो बाल श्रम है उनको लेकर, लेबर में श्रमिक हैं उनको लेकर। और इंडिया एंड ILO का क्या संबंध है? इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है किसका? ILO का, मींस 1946 में जब इसका निर्माण हुआ, जब यूएन की संस्था बनी, तब इंडिया भी इसका मेंबर था, उसमें इसने योगदान दिया। तो ये सभी टॉपिक्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि और क्या सुधार चाहिए और क्या रिफॉर्म्स चाहिए आपको। उन सभी को हम धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे, साथ में आप सभी इन्हें आसानी से देख सकते हो विदाउट एनी टेंशन के। तो अपनी एग्जाम को लेकर जो प्रिपरेशन है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उन सभी को आप बेहतर बना सकते हो। साथ में जो मैं पॉइंट्स बताता हूं, उन पॉइंट्स को आप डेली अपने जो कोई कॉपी है उसमें न्यूज डालकर, जैसे 13 जून 2020 ऐसा करके आप नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स। बाद में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ इसी चैनल को देखना है, आप किसी और चैनल को भी देख सकते हो जहां आपको और अच्छी न्यूज मिल जाए। आपको सिर्फ क्या करना है कि जहां जहां से अच्छे पॉइंट्स मिल जाए उनको आपको एक कॉपी में क्या करना है, इंक्लूड करते रहना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स।